ये साल था 1713। यमुना नदी के किनारे बैठी एक मुगल बेगम लाल कुंवर ने देखा कि यमुना नदी में कुछ लोग नाव पर बैठकर नदी को पार कर रहे थे। शायद ये लोग व्यापारी थे। लाल कुंवर, जिन्हें इम्तियाज महल के नाम से जाना जाता था, उन्हें उन लोगों को देखकर एक ख्याल आया। पास में बैठे हुए अपने बादशाह से लाल कुंवर ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी लोगों को पानी में डूबकर तड़प तड़प कर मरते हुए नहीं देखा। इधर बेगम ने यह बात कही, उधर बादशाह ने बेगम की बात को सिर आंखों पर रख लिया। तुरंत एक हुक्म दिया गया कि जो लोग तैरना नहीं जानते उन्हें लेकर आया जाए। अब बादशाह दो बादशाह थे। हुक्म की तामील हुई और कई लोगों को जो तैरना नहीं जानते थे उन्हें नदी के किनारे लाया गया। इसके बाद एक एक करके उन लोगों को नदी में फेंका गया। बेगम उन लोगों को तड़पते देखकर बहुत खुश हुई। साथ ही खुश हुआ वो सन की बादशाह, जिसने अपनी बेगम को खुश करने के पीछे कई मासूम लोगों को तड़पा तड़पा कर मार दिया। इस मुगल बादशाह के पास ढंग से एक साल भी मुगल गद्दी नहीं थी। उसका नाम भी बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन सिर्फ 11 महीनों की अपनी बादशाहत में उसने ऐसे ऐसे काम किए कि लोग उसे लंपट बादशाह कहने लगे थे। खुले में बिना कपड़ों के लाल कंवर के साथ नहाना सबके सामने, या फिर उनके एक इशारे पर जंगल पे जंगल साफ करा देना, ये सब इस राजा का काम था। इसका नाम था जहांदार शाह। हो सकता है आपने इस बादशाह का नाम ना सुना हो, लेकिन इनके कारनामे जानने के बाद आप इनको कभी भूल पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इतिहास में बहुत कम ऐसे क्रूर और अय्याश शासक हुए हैं जो जहांदार की बराबरी कर सके। ये 1 साल से ज्यादा और बादशाह रह जाते तो शायद हम तैमूर लंग से ज्यादा इनके बारे में सुन रहे होते। आज इन्हीं बादशाह की कहानी को हम जानेंगे, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 18वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल इतिहास पतन की कहानी है। इस बारे में लिखते हुए अल्लामा इकबाल कहते हैं कि न सिर्फ मुगलों के कारवां की संपत्ति खो गई, बल्कि कारवां को इस बात का एहसास ही नहीं है। यानी कि मुगल धीरे धीरे अपने जहाज को समंदर के उस तूफान में ले जा रहे थे जहां से उनके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, और इस बात का उन्हें इल्म भी नहीं था। मुगलों का न सिर्फ राजनीतिक पतन हो रहा था, बल्कि उनका नैतिक वजूद भी खत्म हो रहा था। औरंगजेब के बाद मुगल बादशाहों के अंदर ना अकबर जैसी सूझबूझ थी और ना ही औरंगजेब जैसी डिप्लोमेसी। इसलिए जैसे जैसे उनकी ताकत कम होती गई, मुगल बादशाहों को सिर्फ अपनी अय्याशी से मतलब रहने लगा। यही वजह है कि बादशाहों को कभी समझ ही नहीं आया कि दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का गला वो अपने हाथों से घोट रहे हैं। इसी कड़ी में औरंगजेब की मौत के बाद 5 साल बाद 1712 में बादशाह बनते हैं जहांदार शाह। वो मुगल सत्ता के 8वें बादशाह थे। तब उनकी उम्र 52 साल थी और 5 सालों तक इन्होंने भी उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई लड़ी थी। वैसे तो औरंगजेब के द्वारा उसके भाइयों की हत्या ही इतिहास में याद रखी जाती है, लेकिन जहांदार शाह के बादशाह बनने में भी 3 भाइयों और 2 भतीजों की आहुति दी गई थी। लेकिन 5 लोगों की कब्र पर बादशाहत हासिल करने वाले जहांदार शाह सिर्फ 11 महीने ही बादशाह रहा। इन 11 महीनों में उसने जो भी किया, उसमें लाल कुंवर को खुश करने के लिए की जाने वाली उसकी हरकतें ज्यादा थी। अब सवाल है कि लाल कुंवर थी कौन? तो लाल कुंवर एक प्रोफेशनल डांसर थी। जब जहांदार शाह बादशाह नहीं बने थे, तभी वो लाल कुंवर पर फिदा हो गए थे। दिल्ली के इतिहास पर लिखने वाले आर.वी. स्मिथ बताते हैं कि जब जहांदार शाह ने पहली बार उसे गाते हुए सुना, तो वो उसकी आवाज से इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि वो उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर के कमरे में ले गया, जहां उसने उसे बार बार गाने के लिए कहा और देर रात तक वहीं रहा, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि आखिरकार उसे एक महबूबा यानी प्रेमिका मिल गई है। फिर जब वो सम्राट बने तो वही किया जो बादशाह को करना था। उसने लाल कुंवर से निकाह किया और उसे नाम दिया इम्तियाज महल। अब क्योंकि लाल कुंवर पर जहांदार शाह लट्टू थे, इसलिए जाहिर है कि जो लाल कुंवर कहती थी वो होता था। लाल कुंवर ने अपने जान पहचान वालों को मुगल दरबार में भरना शुरू किया। उसके तीनों भाइयों को क्रमशः नियामत खान, नामदार खान और खानजाद खान की उपाधियों से विभूषित किया गया। उन्हें 4 या 5 हजार का मनसब भी मिला, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। ये पागलपन इस हद तक था कि जहांदार का परिवार ही उसके खिलाफ खड़ा हो गया। उसके सबसे बड़े बेटे इज्जुद्दीन को अपने पिता और लाल कुंवर का साथ पसंद नहीं था।
एक दिन जब उसने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की तो बादशाह ने उसे लाहौर से दिल्ली के मार्च के दौरान सेना से हटा दिया। ये उस समय बड़ी सजा होती थी। लाल कुंवर सम्राट के दोनों बेटों को पसंद नहीं करती थी और उसकी पकड़ इतनी थी कि उसके कहने पर जहांदार शाह ने उनसे यानी अपने ही बेटों से मिलने से इनकार कर दिया और उन्हें जेल भेज दिया। अब आपको यहाँ याद दिलाऊं तो औरंगजेब की एक बेटी थी, जीनतुन्निसा बेगम। लाल कुंवर का राजसी बैकग्राउंड ना होने की वजह से जीनतुन्निसा भी उन्हें पसंद नहीं करती थी। रिश्ते में वो सम्राट की चाची लगती थी, लेकिन राजकुमारी ने लाल कुंवर से मिलने से मना कर दिया था। इस बात से गुस्सा होकर भरे दरबार में लाल कुंवर ने जीनतुन्निसा बेगम को अपमानित किया। यही नहीं, अपनी पत्नी के उकसावे पर सम्राट ने अपनी चाची से मिलने जाना ही बंद कर दिया। ये तो बस कुछ झलकियां हैं दोस्तों, जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं। अब जो मैं आपको बताऊंगा उससे आपको पता चलेगा कि कैसे सिर्फ 11 महीनों में उनकी इन हरकतों ने मुगलों को बदनाम करके रख दिया। उन दिनों दिल्ली में एक मान्यता थी, अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो वो शख्स अगर शेख नसीरुद्दीन अवधी की दरगाह, जिसे आमतौर पर चिरागे दिल्ली भी कहा जाता है, अगर वहां जाकर उनके तालाब में 40 सप्ताह तक हर रविवार को यानी संडे को नग्न रूप से अगर स्नान किया जाए तो उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। अब जहांदार शाह को उसकी बाकी पत्नियों से तो बच्चे थे, लेकिन लाल कुंवर से उसे कोई संतान नहीं हुई थी। इसलिए उन दोनों ने हर रविवार को दरगाह पर जाकर बिना कपड़ों के सबके सामने नहाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि इस दौरान बादशाह और उनकी बेगम के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता था। जहांदार शाह के दरबार में हर रात सम्राट के साथियों के साथ बहुत ही चीप सिंगर्स महल में इकट्ठा होते थे। जब ये लोग नशे में धुत हो जाते थे तो अपने ही सम्राट को लात घूंसों से मारकर नशे में चिल्लाते थे। ये सिंगर्स कोई और नहीं बल्कि लाल कुंवर के खास हुआ करते थे। यही वजह है कि कभी अकबर और औरंगजेब, जिन्हें देखकर लोगों के पसीने छूट जाते थे, उनके ही वारिस इस तरह का अपमान सहने के लिए मजबूर थे। जहांदार शाह लाल कुंवर और उसकी सहेलियों पर खजाने से खूब ज्यादा उपहार खरीदकर उन पर लुटाता था। यहाँ तक कि सालाना 2 करोड़ रुपए वो उसके घरेलू खर्च के लिए देता था, जिसमें उन्हें शाही छत्र दिखाने, ढोल बजाते हुए मार्च करने और 500 से भी ज्यादा आदमियों के जुलूस के साथ चलने की इजाजत थी। एक तरह से आप इमेजिन करो कि लाल कुंवर जहांदार शाह से ज्यादा ठाट बाट में रह रही थी, लेकिन इसी लाल कुंवर के पीछे दीवाने होने की वजह से जहांदार शाह की मति मारी गई थी। वो अपने ही वफादार सिपाहियों को अपमानित करने लगा था। इसको लेकर एक बहुत प्रसिद्ध किस्सा भी है इतिहास में। जहांदार शाह के दरबार में चिनकिलिच खान नाम के एक बहुत सम्मानित रईस थे। ये बाद में हैदराबाद के पहले निजाम भी बने। चिनकिलिच खान के पिता ने मुगल सेना में बहुत नाम कमाया था। हालांकि बाद में जब वो बूढ़े हुए तो उनकी आंखें कमजोर हो गई, इसकी वजह से उन्हें सेना छोड़नी पड़ी, लेकिन फिर भी उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आई थी। एक दिन चिनकिलिच खान अपनी पालकी में एक सकरी गली से गुजर रहे थे। सामने से वही सब्जी वाली औरत जुहरा भी आ रही थी। जैसे ही वो एक दूसरे के सामने से गुजरे, उसने निजाम की ओर इशारा करते हुए चिल्लाते हुए कहा, क्या ये अंधे आदमी का बेटा है? इससे निजाम जो है वो गुस्सा हो गए और उनके आदमियों ने उस औरत को हाथी से बेरहमी से खींच लिया। जुहरा ने इसकी शिकायत लाल कुंवर से की और लाल कुंवर ने जहांदार शाह पर दबाव बनाया निजाम के खिलाफ। जहांदार ने अपनी बेगम को नाराज देखा तो आदेश दिया कि निजाम को सजा दे दी जाए। फिर कुछ लोगों ने जो उसके खास थे उन्हें समझाया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। इस तरह से देखा जाए तो लाल कुंवर बादशाह जहांदार शाह को अपने इशारों पर नचा रही थी और जहांदार शाह को शायद नाचने में मजा भी आ रहा था। इस दौरान बर्बाद होती मुगल शानो शौकत उन्हें नजर आनी ही बंद हो गई थी। इसकी एक वानगी ये है कि जहांदार शाह और लाल कुंवर को शराब पीने की लत थी। बैलगाड़ी पर अक्सर दिल्ली और आगरा के बाजार ये दोनों घूमते थे। एक रात दोनों नशे में इतने धुत थे कि जब गाड़ी महल पर पहुंची तो लाल कुंवर तो निकली और बिस्तर पर जाकर सो गई। बादशाह जहांदार शाह की कहीं कोई खबर नहीं थी। सुबह जब सेवकों ने बेगम इम्तियाज महल को उठाया तो उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया। उन्हें लग रहा था कि रात को बादशाह तो साथ ही सोए थे। हालांकि बादशाह बैलगाड़ी के भीतर ही बहुत खराब हालत में बेहोशी में मिले। अब आप सोचो, ये सब 11 महीने के भीतर हो रहा था। इन दोनों मियाँ बीवियों ने लाहौर में प्रकाश पर्व मनाने की सोची, वो भी 1 महीने में 3 बार। ये महीने में एक ही बार होता था। इस पर्व में पूरे शहर को दियों से सजाया जाता था। अब जाहिर है कि एक ही महीने में 3 बार इस आयोजन से शहर में तेल की कमी हो गई। अब मांगने वाले ज़्यादा थे और सप्लाई थी नहीं, तो शहर का पूरा तेल ही खत्म हो गया और तेल की कीमतें आसमान के पार चली गई।
लाहौर शहर में खूब त्राहिमाम मचा। जब ये सब अय्याशी, मनमानी और तानाशाही करने में जहांदार शाह बिजी था, तब उसके सभी रईस और गवर्नर उसके खिलाफ हो गए। इसी मौके का फायदा उठाता है उसका वजीर फर्रुखसियार, जो जहांदार शाह का चचेरा भाई और राजगद्दी का अगला दावेदार था। फर्रुखसियार ने अपने साथ दरबार के ताकतवर लोगों को मिला लिया और उनके साथ मिलकर एक बड़ी सेना खड़ी कर दी। अब लाल कुंवर को अगर देखा जाए तो उसके प्यार में अंधे जहांदार शाह को ये सब दिखा ही नहीं, और बहुत मुश्किल से 11 महीने के अंदर फरवरी 1711 में आगरा में जहांदार शाह पर हमला हुआ और उसे हरा दिया गया। जहांदार शाह इस हमले के बाद अपनी पत्नी लाल कुंवर के साथ भाग निकला। स्मिथ लिखते हैं कि जहांदार शाह और लाल कुंवर एक बैलगाड़ी में भागे थे। उनकी हालत इतनी बुरी थी कि वो आगरा से दिल्ली तक पूरे रास्ते भीख मांगते रहे। इनकी हालत इतनी फटे हाल थी कि कभी कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाया। मथुरा में तो कुछ बदमाशों के गिरोह ने लाल कुंवर को जहांदार शाह से छीन कर ले जाने की कोशिश तक की। हालांकि लाल कुंवर बहुत चालाक थी, उन्होंने बेवकूफ़ बनाकर भागने में उनसे कामयाब हो गए। आखिर में फर्रुखसियार ने 1712 में सैयद भाइयों की मदद से जहांदार शाह को उखाड़ फेंका और उसे सलीमगढ़ किले में कैद कर लिया। इस किले में लाल कुंवर भी उसके साथ कैद थी। फिर इस कैद में सम्राट को खूब टॉर्चर किया गया। कुछ दिनों बाद फर्रुखसियार ने जहांदार शाह की फांसी के लिए कुछ लोगों को भेजा। जैसे ही ये लोग जेल के कमरे में घुसे, लाल कुंवर चीख पड़ी। उसे पता चल गया था कि अब जहांदार शाह का आखिरी वक्त है। उसने जहांदार शाह को कसकर पकड़ दिया, लेकिन उन लोगों ने कोई रहम न दिखाते हुए उसे सीढ़ियों से नीचे खींच लिया। फिर जहांदार शाह पर हाथ रखते हुए उन्होंने उसका गला घोंट लिया। क्योंकि वो तुरंत नहीं मरा, इसलिए उसके शरीर के कमजोर हिस्सों पर भारी एड़ी वाले जूतों से उसे कई बार मारा गया और उसे आखिर में खत्म कर दिया। नाजिब मोहम्मद यार खान, जो कमरे के बाहर खड़ा था और पसीने से लथपथ था, उसने पूछा, जल्लाद के लिए अब क्या बचा है? जवाब मिला, सिर काटकर महामहिम के पास ले जाना बचा है। इसके बाद जहांदार शाह के सिर को काट दिया गया। उसके शरीर को खुले कूड़ेदान में फेंक दिया गया और एक ट्रे पर सिर को सजाकर रख दिया गया। रात होने के आधे घंटे बाद फर्रुखसियार को उसका सिर दिखाया गया। फिर जब फर्रुखसियार ने आगरा से दिल्ली की ओर कूच किया तो जहांदार शाह के सिर की नुमाइश की गई। एक हाथी पर बैठे जल्लाद के एक बांस की नोक पर उसके सिर को रखा गया और उसके शरीर को दूसरे हाथी की पीठ पर रखा गया। इसके बाद उसके शरीर को पूरे शहर में घुमाया गया। लोगों को उसका हश्र दिखाने के बाद जहांदार शाह को हुमायूं के मकबरे में ही कहीं दफना दिया गया। वहीं दूसरी ओर लाल कुंवर को सुहागपुरा की बस्ती में भेज दिया गया, जहां दिवंगत सम्राटों की विधवाएं और परिवार सेवानिवृत्त होकर रहते थे, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से बिता सकें, जो बाकी बचा हुआ जीवन था। इस तरह से मुगल सम्राट का अंत हो गया। ये सारी बातें कई इतिहासकारों ने दर्ज की हैं, जैसे कि विंसेंट स्मिथ, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब लिखी है, और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट किताब जहाँ से ये सारा मैंने उठा के आपको बताया है, वो द लेटर मुगल्स में विलियम इरविन ने जहांदार शाह के बारे में बताया हुआ है। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि जहांदार शाह के साथ जो हुआ वो उसकी नियति थी, जो उस तरह के काम कर रहा था तो उसका रिजल्ट उसको मिला। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।